जय हिंद साथियों। जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है उसकी पिछली क्लास में हमने पावर यानी शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल करे थे और आज की क्लास में हम समझेंगे ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा जो होती है मेनली दो प्रकार की, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो, गतिज ऊर्जा से मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वहीं अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा कुछ भी नहीं है भाई, कोई भी चीज़ अगर गतिशील है ना तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। जैसे सिंपल में समझो, एक कार अगर मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ, एक पंखा घूम रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। वहीं अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ ना, तो जैसे वो चाबी वाले खिलौने आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? चाबी घुमाते हैं और फिर जैसे ही छोड़ते हैं फिर वो गति करने लगता है। समझ रहे हो? तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या? उसको स्टोर करते हैं हम। जैसे बांध होता है, बांध डैम में क्या होता है? वो पानी स्टोर रहता है। तो पानी में वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर जब वो पानी को हम छोड़ देते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती। तो समझ आया कि गतिज ऊर्जा मतलब कोई भी चीज़ अगर गतिशील है तो गतिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या? कोई चीज़ स्थिति यानी वो अपने में क्या कर लेती है? एनर्जी को स्टोर करके रखती, फिर धीरे से क्या करेगी? उसको रिलीज करेगी। तो ये दोनों हैं। अब देखो इसके फॉर्मूले के हिसाब से गतिज ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v वेलोसिटी हो गई और m क्या हो गया? उसका द्रव्यमान हो गया। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसके फॉर्मूले से ही क्या होते हैं? क्वेश्चन आते हैं। अभी बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, वहीं अगर मैं एक काम करूँ, पहले गतिज ऊर्जा और जो संवेग होता है ना उसमें देख लेते हैं हम उनके बीच में संबंध। किस किस के बीच में? गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में रिलेशन। तो देखो, गतिज ऊर्जा, पहली चीज संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है? हाफ mv²। तो देखो हम क्या करते हैं, यहां से v की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या निकलेगा? संवेग p/m द्रव्यमान, ये निकलेगा। अब मैं कुछ ना करूं, ये v की वैल्यू यहां पे रख दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हो जाएगा हाफ mv² का मतलब p²/m²। तो ये एक कट जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना निकल के आया? p²/2m। इसको जो है ना अच्छे से बिल्कुल अपनी खोपड़ी में बिठा लेना, क्योंकि इससे भी क्या होते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं। ये वाला फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये हमें याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी वाला। गतिज ऊर्जा मतलब समझा ही दिया मैंने कि कोई भी चीज़ गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। फिर वहीं बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। स्थितिज ऊर्जा, देखो मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखो वैसे देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर, सिंपल में होता क्या है? mg और h। देखो ये आया कहाँ से? अगर मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। मान लो एक कोई गेंद है ना, जो कि h ऊंचाई पे क्या है? स्थित है h ऊंचाई पे स्थित, और इस पे ग्रेविटी क्या लगा रही होगी? ग्रेविटी फोर्स लगा रही होगी, यानी कि g लग रहा होगा इसके ऊपर, और इसका द्रव्यमान क्या होगा? m होगा। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से कितनी जो है इसमें एनर्जी बन रही होगी, तो वो कैसे निकलेगा? हम जो कार्य का फॉर्मूला लगाते थे उसमें क्या करते थे? बल गुणा विस्थापन इंटू में cos थीटा आता था। अब cos थीटा देखो सब एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, नीचे ही जा रहा है, वो नीचे ही गिर रही होगी गेंद। तो ये तो क्या हो गया? जीरो हो गया का मतलब ये 1 हो गया। ठीक है। अब बल की बात करूं तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ? m, त्वरण हो गया g, और विस्थापन का मतलब हाइट, तो ये 1 हो गया। तो यहां से क्या निकल गया? mgh बन गया, mgh। बस इतना ही है समझने का, इसमें कुछ नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आगे समझ लेते हैं कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, गतिज ऊर्जा है, और जो स्थितिज ऊर्जा है ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी, इनका योगी होती है। समझ गए? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो एनर्जी है ना, देखो एनर्जी को कभी नष्ट नहीं कर सकते। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? चेंज होती है। तो क्या होता है कि एक बात सिंपल सी, एक बॉल है ना, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको नीचे से फेंकते हैं। देखो एक बॉल को मैंने नीचे से क्या किया? फेंका। नीचे से फेंका मतलब समझ रहे हो?
यहाँ से जब ये गति कर रही होगी ना तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा। लेकिन ऊपर जाके मान लो हमने यहाँ पे इसको रोक लिया, यहाँ रोक दिया, तो यहाँ पे रुक गई है। अब समझना, तो यहाँ से नीचे से जब गई थी तो इसमें गतिज ऊर्जा थी, लेकिन ये ऊपर जाके जब रुकी ना यहाँ पे या किसी ने पकड़ा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई होगी, अब स्थितिज ऊर्जा है ना, पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी। पहले कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। फिर जब मैं इसको वापस यहाँ से छोड़ूंगा ना तो वापिस ही नीचे जाएगी ना, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण। केवल क्या होता रहता है, इनका फॉर्म चेंज होता रहता है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। तो ठीक है भैया, इसके बारे में इतनी जानकारी थी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो फॉर्मूले है ना, इसी से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सड़े सड़े क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मान लो उसको गतिज ऊर्जा से पूछना हुआ, तो देखो वो क्वेश्चन में बस यही देता रहेगा कि अगर मान के चलो हम वेग को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधी बात है, अगर वेलोसिटी दुगनी करोगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। वहीं अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी अगर आधी कर दो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो भाई आधी करोगे तो स्क्वायर वही 1/4, तो कितनी हो जाएगी, 1/4। यही क्वेश्चन आता रहता। फिर अगर द्रव्यमान से पूछता है कि द्रव्यमान दुगना कर दूं तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, भाई सिंपल है, अगर द्रव्यमान दुगना करोगे तो दुगनी होगी, वो आधा करोगे तो आधी होगी, 1/4 करोगे तो 1/4 होगा। तो ये चीज़ें बस यहाँ पे ये जो v स्क्वायर है ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि बोलेगा कि गतिज ऊर्जा 3 गुनी कर दी गई, वो सॉरी वेग जो है 3 गुना कर दिया गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अरे तो भैया 3 गुना मतलब 3 त्रिका 9 गुना, बस इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी में अगर हम संवेग दुगना कर दें, संवेग दुगना कर दें तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सीधी बात है, संवेग दुगना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ है। फिर अगर बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसमें तो देखो चाहे आप हाइट बढ़ा लो, चाहे आप द्रव्यमान कम ज़्यादा कर लो, तो जितना करोगे ना उतना ही गुना होगा। जैसे मान लो इसको दुगना किया द्रव्यमान, तो दुगनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, अगर आधा करोगे तो आधी होगी। बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और एक 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद, यानी कि 8 किलोग्राम भार वाली एक गेंद होगी और एक 3 किलोग्राम वाली एल्यूमिनियम की गेंद है ना। एक लोहे की है, एक एल्यूमिनियम की है, इसका 8 किलो वजन है, इसका 3 किलो वजन है। फिर आगे बोल रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब भूमि जो है उससे 10 मीटर ऊपर, मतलब यहाँ कहीं समझ लो ऐसा, पर कौन सी राशि समान होगी। तो देखो पहला ऑप्शन है कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें पहले होगी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जब ये नीचे गिरना चालू होगी तो क्या होगा, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वहीं जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे नीचे आएगी। तो यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन होने नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या है वो बदलेंगे, सीधी बात है। फिर एक है संवेग। संवेग जो था अभी हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, p स्क्वायर अपॉन क्या था, 2m था। तो यहाँ से भी समझना, जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर यहाँ से भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना भाई। संवेग क्या रहेगा, संवेग भी बदलेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा बदल रही। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, त्वरण होगा। और देखो त्वरण क्यों होगा, क्योंकि त्वरण जो है ना, त्वरण मतलब कि यहाँ पे गुरुत्व वो जी वाला, तो जी वाला तो हमेशा सेम ही रहेगा ना यार, जी वाला तो हमेशा सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि वो नीचे आ रही, तो दोनों पे क्या लगेगा, एक समान लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी होती है। तो n का मान बताना, कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी बताया था। फॉर्मूला क्या होता है उसका, फॉर्मूला होता है भैया उसका हाफ mv²। अब उसने बोला है कि प्रारंभिक वेग का दुगना, तो दुगना करोगे का मतलब क्या होगा, 4 गुना होगा। वो क्या होगा, 4 गुना होगा। सिंपल सी चीज़ है, तो n का क्या होगा, 4 गुना होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रैखिक संवेग या संवेग क्या होगा। देखो आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़ है, ये बोल रहा है कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है उसकी, 256 गुना हो रही। तो 256 गुना किस हिसाब से हो रही, कहीं ना कहीं वर्ग में, और ये संवेग की बात कर रहा है। तो उसका मेन संवेग क्या होगा, संवेग हमने भी पढ़ा p² बराबर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m, ये हमने पढ़ा। तो अब इसमें देखो ना, अगर वो 256 गुना हो गई, क्या हो गई, 256 गुना हो गई क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो वो पूछ रहा संवेग कितना हुआ होगा। तो संवेग भैया इसका 16, मतलब यहाँ 16 आएगा, तभी तो क्या हुआ होगा, ये इसका
256 हुआ होगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसके प्रारंभिक मान का कितना? 16 गुना हुआ होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, m द्रव्यमान वाली एक वस्तु v वेग के साथ में जो है स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। ठीक है भैया, यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सिंपल सी बात है भैया, 4 गुना होगी। वेग दुगुना करोगे तो स्क्वायर मतलब कि 4k। सिंपल क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है ना? उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का। देखो ये पहले भी करा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ विशेष नहीं है, सीधी बात है। 5 किलोग्राम का कोई भी चीज़ होगी, उसको जो है ऊपर उठाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा, और फिर बोल रहा है कि 4 मीटर तक उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। तो देखो गुरुत्व बल नीचे कार्य कर रहा और ये ऊपर कार्य कर रहा, ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। एंगल कितने का बन गया? 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री का एंगल बन गया, फॉर्मूला क्या है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो माइनस में आएगा 1, और जो बल है, बल कितना आ रहा है? देखो 5 किलोग्राम में दिया है, इसको ग्रेविटी से गुणा करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, तो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो विस्थापन था 4 दिया था, तो 200 माइनस का 200 आंसर। वो तो वैसे भी पढ़ के लगा सकते थे, माइनस वाला आंसर आएगा, और फिर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था, ऐसा कुछ खास तो है नहीं। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। देखो गतिज ऊर्जा समान है, ये नहीं कि यहाँ पे देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो क्या है उसकी समान, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है, दोनों सेम है। फिर बोल रहा है देखो इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम दिया, इसका 10 किलोग्राम दिया, तो वो बोल रहा है कि गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। देखो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, देखो काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी दोनों की सेम है। अब दोनों की सेम है तो एक बात बताओ ना, सेम आ रहा, ये छोटा है, छोटा है का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेग होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो गुणा होने पे इतना आ रहा। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा इससे, तभी क्या आ रहा, इतना आ रहा। तो कहने का मतलब जो 5 किलोग्राम वाली होगी ना, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोग्राम वाली गेंद क्या होगी, तेज चल रही होगी। सिंपल, बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, मास m के साथ चलती हुई कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के है का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। तो देखो उसने बोला है v थी पहले, v से बढ़ाकर क्या कर दी, 2v कर दी, तो क्या होगा। तो अब सिंपल सी चीज़ है ना भैया, क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम। भाई पहले v था, v स्क्वायर बोलोगे, फिर क्या था 2v कर दिया, तो 2v स्क्वायर मतलब क्या हो गई, पहले मान के चलो के ई जो भी थी तो उसमें सिंपल था, अब इसमें क्या आएगा 4 गुना हो जाएगी वो, बस एनर्जी जो भी है आपकी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई नहीं वही पूछेगा बार बार। अब अगला क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हमेशा गलती करके आओगे ही आओगे। देखो 2 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m v स्क्वायर, यही होता है। तो देखो हमको तो दिख रहा है क्वेश्चन में कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और वेग कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 400 जूल, और 400 जूल ऑप्शन में है। हाँ भैया ये हमारा आंसर हो गया, ये आप लगा के जाओगे, लेकिन ये यहाँ से क्या हो जाएगा भैया मेरे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बात बताओ, उसने फेंका, प्रारंभिक वेग से फेंका, तो क्या ये v की वैल्यू थी, नहीं, वो किसकी वैल्यू थी, u की वैल्यू थी। u की वैल्यू कितनी दी थी उसने, u की वैल्यू दी थी हमको 20 मीटर पर सेकंड। तो हमको v जो v है ना, v वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, v हमें निकालना पड़ेगा। तो v निकालने के लिए क्या करना है, v बराबर u प्लस एटी में लगा दो इसको, एटी का मतलब gt कर लो अब इसको। अब देखो v तो हमें निकालना है, प्रारंभिक वेग 20 दिया था, प्लस में g मतलब ग्रेविटी उसने लिख के दी है कितनी ऑप्शन में 10, मतलब कि, और मैंने एक चीज़ बताई थी, ऊपर जा रही है चाहे नीचे आ रही है, g हमेशा किस में लेना, नेगेटिव इन क्वेश्चनों में। तो -10 और t, समय कितना लग रहा, समय लग रहा 2 सेकंड, तो ये यहाँ से 20 हो जाएगा माइनस का, तो ये पूरा कट के कितना आएगा 0। अब एक बात बताओ, अगर v 0 हो गया तो ये पूरा v 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या है करना है। अब अगला क्वेश्चन है, 11 किलोग्राम की एक वस्तु
जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, पीई बराबर क्या होता है, mgh, यानी कि उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हो 11 किलो। उसके बाद में जी का मान कितना दिया हुआ है, तो 9.8 मीटर, और उसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो है हाइट कितनी दी है, 5 मीटर दी है। बस कुछ नहीं भैया, इनका गुणा ही करना है, इसका गुणा करना है। देखो अगर मैं किसी भी चीज़ में 5 का गुणा करता हूँ तो इसका आधा करके 0 लगाया जाता है, आधा करके 0 लगाना, पॉइंट लगा हुआ है ऐसा, ये इनटू में 11 से गुणा करना। अब 11 से गुणा करना तो 11 का गुणा ये भी पता होगा तुमको कि करना कुछ नहीं रहता है, इसको लिखो, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा, 9 और 4 13, एक गया, 4 और 1 5, ये हमारा आंसर। ये देखो मैथ्स अगर आप करते हो ना, और ये जूल में आंसर होगा, समझ में आया। तो देखो अगर आप मैथ्स करते हो तो मैथ्स की कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, किसको कैसे तोड़ना है, बहुत आसानी से ये हो गया। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 14 किलो की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पे हो तब इसमें निहित ऊर्जा। ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना, 14 किलो की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पे है, निहित ऊर्जा बताना, कुछ करना भी नहीं है। 14 पंजे कितना होगा, 70 होगा। अब 70 है, 70, अब देखो ऑप्शन 5 है तो इसलिए अपन ये चीज़ हिसाब नहीं लगा सकते, आपको जो है देख लो यार भैया। देखो 70 मतलब कि उसमें गुणा करना पड़ेगा अपने को, किसका, जो जी का मान 9.8 लेना पड़ेगा, बस इतना सा और कुछ नहीं है। 14 किलोग्राम ये हो गया m, फिर जी 9.8 लेना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है एक चीज़ क्या बची, मीटर में 5। 14 पंजे 70 में कर रहा था, और 70 का गुणा इसमें होगा। अगर 10 होता तो 700 होता, और 700 से कम वाला जो आंसर होगा ना वो हमारा आंसर होगा, लेकिन अभी हिसाब लगा नहीं सकते ना उसमें, तो इसीलिए इसका गुणा कर लेना, कितना आ रहा है 686, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ गए, सी वाला है, वैसे 2 ऑप्शन में जूल, ठीक है, 686 जूल में दिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग बताना। सीधी बात है, देखो पहले तो ऑप्शन देखो, चार सब में लिखा हुआ है ना, तो यानी कि यूनिट देख लो, तो मीटर पर सेकंड एक ही में है, वेग का जो मात्रा के मीटर पर सेकंड होता है, तो बी वाला हमारा आंसर हो गया। इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना, लेकिन करना भी है तो कैसे करना देख लो भैया। काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अब ये कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 1/2, मास कितना दिया हुआ था उसमें, मास दिया है कितना, 15 किलोग्राम, और वेलोसिटी उसकी निकालनी है। अब करना ही क्या है भैया, 15 × 120, 8 दूनी 16, 16 बराबर v², तो v का मान कितना होगा, 4। देखो लग रहा होगा कि बहुत तेज करा रहे भैया, कुछ है ही नहीं है, सड़े सवाल है, और अगर ये तुमसे सवाल सॉल्व करते नहीं बन रहे ना तो तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक होगी। उस हिसाब से मैथ्स में पकड़ बनाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यूज रखना है, फार्मूला एक बार दिमाग में बैठ गया तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसा विशेष थोड़ी करना। अगला क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही वस्तु की गतिज ऊर्जा। भैया यार खुद से निकाल सकते हो। देखो आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये जो ऑप्शन जो छोटे वाले हैं एक ही दिया हुआ 17.5 वो होना नहीं है, और जो बड़े वाले उनमें से ही कोई होगा, क्योंकि देखो 7 सतैया 49 होगा, वो देख लो रे मालिक, 1/2, ठीक। उसके बाद 15 किलोग्राम द्रव्यमान दिया, वेलोसिटी कितनी दी थी 7, तो 7 सतैया 49 होगा। अब 49 होगा और 15 से गुणा होगा, है ना। ऑप्शन जो है पास में है 2, इसीलिए पास में क्या है यार, देखो सिंपल सी चीज़ दिख रही है तुमको कि अगर मान के चलो मैं 15 से इसमें गुणा करूं, मान लो ये कितना हो 50 हो, ये 50 हो, तो 15 × 5 = 75, यानी कि इतना हो रहा, और इसका आधा है ना 180 कभी नहीं होगा, और जो 367 जो दिया हुआ है वो जूल में नहीं दिया, एक सी वाला ऑप्शन जो है ना वही आंसर होगा। यहाँ से तुमको दिख रहा है कि 3 के लगभग में कटेगा, यानी कि जो 367.5 जूल वाला ऑप्शन होगा, एनर्जी निकाल रहे हो तो। देखो कैलकुलेशन भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है, पेपर में दिमाग ही तो चलाना होता। क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन का मारामार थी, कैलकुलेशन की मारामार थी। आपको देखा 7 7 49, अगर मैं इसको 50 मान के करता हूँ तो 15 × 5 = 75, 750, और इसका आधा करूँगा तो लगभग में ये आंसर होगा। और 2 ऑप्शन वैसे हैं, तुम देख लो, 2 ऑप्शन वैसे हैं, लेकिन उसमें से ये जो 367.5 जूल वाला वो हमारा सही आंसर होगा। कुछ करना थोड़ी है विशेष, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रहा है, वस्तु द्वारा गतिशील ऊर्जा। लास्ट लाइन पढ़ी, ऑप्शन देखो सारे के सारे सेम है,
बस यूनिट का फर्क है, जूल जिसका होगा, गतिज ऊर्जा पूछी जूल होगा, सिंपल आंसर वही होगा। सॉल्व क्या ही करना है यार, अब करके देख लेना, कुछ विशेष तो करना नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा। यार गतिज ऊर्जा निकालना, वही रख के फॉर्मूले में और उसको निकाल सकते हैं, हाफ m v स्क्वायर है 25। अब इसको आप कर लो, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, 2 से काट लेना इसको, आंसर आ जाएगा 162 वाला 162.5 जूल हमारा आंसर है, वो आ ही रहा है यहाँ से 32, 16 का आधा, खत्म कहानी। ठीक, अगला क्वेश्चन, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ने में किया गया कार्य। सिंपल है, देखो कभी इसमें कार्य पूछे तो कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणा विस्थापन। लेकिन एक बात बताओ, ये विस्थापन है, ये बल है, इसमें कहीं वेग नहीं आ रहा, तो वेग नहीं आ रहा तो हमको सीधा समझ जाना है कि गतिज ऊर्जा वाले फॉर्मूले से ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब समझो, इसका मात्रक भी जूल, इसका मात्रक भी जूल, इसलिए यहाँ से हो जाएगा हाफ। द्रव्यमान कितना दिया था 800 ग्राम है ना, सॉरी किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम ही लिखना है। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो 5 से 10 हुई, तो देखो ऐसा मत करना कि 5 से 10 हुई का मतलब अंतर कितने का आया, 5 का आया, तो यहाँ 5 रख के और कर दिया, नहीं, यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा रखना पड़ेगा, पहले 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि अगर यदि आप इनकी गतिज ऊर्जाओं का अंतर निकालोगे ना, तो 10 रख के पहले निकालना पड़ेगा, फिर अलग से 5 रख के निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर माइनस करो। तो 10 का स्क्वायर 100, 25 का स्क्वायर 25, तो 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, अंतर कितने का आएगा 75 का, और ये हो जाएगा 400। अब आगे आप इसका गुणा करके निकाल सकते हो, के में आएगा, है ना, 75 चौके 300 होता है, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, और अब सब अपना हिसाब है भैया, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 के जूल आंसर हो जाएगा। तो ठीक है भैया, इस क्लास को इतने रखते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।